नमस्कार, मैं हूं तस्नीम खान और आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। हम यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों के व्यवहार के। कोरोना के बाद में एक बड़े आफ्टर इफेक्ट के तौर पर देखने में आया है कि बच्चों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनके व्यवहार में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और जो दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या जो देखी जा रही है वो इंटरनेट एडिक्शन की है। कोरोना टाइम की हम बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि बच्चे जो है वो 7 से 8 घंटे स्क्रीन पर अपना टाइम दे रहे थे और अब उनका टाइमिंग जो है वो 4 से 5 घंटे, यानी उनका एडिक्शन छूट नहीं रहा। पेरेंट्स जो है दुनिया भर के इस समस्या से ग्रसित हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस लत से, जो एक एडिक्ट हो चुके हैं बच्चे, उससे वो किसी तरह से वहां से छुड़ाएं। लेकिन जब वो घर के स्तर पर ये प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बच्चे बेहद एग्रेसिव हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सेल स्वभाव के हो रहे हैं। और टीन एज के बच्चे जो है वो मोबाइल न मिलने से कई तरह की हरकतें देख रहे हैं। हम खबरों में देख रहे हैं कि कई अप्रिय घटनाएं जो है वो सामने आ रही है, सिर्फ इस वजह से कि मोबाइल का एडिक्शन उन्हें है और मोबाइल अगर उन्हें ना दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा व्यवहार में परिवर्तन है और इस परिवर्तन से आप किस तरह से निपट सकते हैं, इसी पर बात करेंगे आज हमारे इस खास शो में। और इसमें हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर मनीषा गौड़, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही बच्चों पर स्पेशल जो है वो साइकोलॉजी पर स्पेशल इन्होंने काफी सारे इस पर रिसर्च किए हैं। और बच्चों को लेकर बात करेंगे हम डॉक्टर मनीषा गौड़ से। आपका स्वागत है डॉक्टर मनीषा इस नमस्कार प्रोग्राम में। तो पहला मेरा सवाल यही है कि ये जो एडिक्शन आया है कोरोना की वजह से, ये एडिक्शन को आप क्या वजह मानती हो कि क्यों आया ये एडिक्शन? कोविड पीरियड के टाइम पे मोबाइल का यूज़ पहले भी होता था, लेकिन कोविड टाइम के पीरियड में इंटरनेट, ऑनलाइन कंप्यूटर हर एक या मोबाइल्स हर एक बच्चे के हाथ में आ गया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, सेशंस चल रहे थे। ऑनलाइन जनरली बच्चों के लिए जो एडवाइजेबल है या टीनेजर्स के लिए जो एडवाइजेबल है दैट इज़ अबाउट से लाइक 1 to 2 hours, कि जो अगर टीनेजर्स भी हैं तो वो 2 घंटा से ज़्यादा स्क्रीन पर ना रहें, ऑनलाइन ना रहें। छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए घंटा भर है कि नॉट मोर देन एन आवर कि वो स्क्रीन पर ना रहें। लेकिन क्योंकि कोविड था, क्योंकि उस पीरियड पे घर पे ही थे, स्कूल्स भी घर पे ही चल रहे थे, तो ऑनलाइन की वजह से बच्चों का टाइम बहुत लंबा हो गया, 7-8 hours। और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा कॉन्स्टेंटली सिर्फ एकेडमिकली फोकस नहीं कर पाता। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनके पास साथ साथ यूट्यूब भी रहता है, उनके पास साथ साथ फेसबुक भी रहता है, उनके पास कुछ और भी रहता है। तो कब बच्चे उसमें कार्टून्स देखने लग जाते थे, कब टीचर्स जो टीनेजर्स हैं वो अपने नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट हो जाते थे कि अपनी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। सो ग्रेजुअली पढ़ाई के साथ साथ उनका मोबाइल का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता चला गया। अकेडमिकली इंटरेस्ट की बजाय जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उनकी इंक्रीज होती चली गई। और जहाँ ये सारी चीज़ें होती है और जब वो उसकी अति होने लगती है तो इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन, कि उसके बिना नहीं बैठा जा रहा है, मोबाइल के बिना नहीं काम किया जा रहा है। क्लास चल रही है लेकिन फिर भी उसको मिनिमाइज करके और आप यूट्यूब देखे जा रहे हैं या आप कार्टून नेटवर्क्स, कार्टून शोज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों की चलती गई या गेमिंग चलती गई, तो ये सारी चीज़ें एडिक्शन का रूप ले लेती हैं। बिल्कुल, आपने इस टाइम में हमने देखा कि कोरोना टाइम में सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी सभी मानसिक तनाव में थे, मानसिक कई सारी बीमारियां उनमें देखने में सामने आई और आपने हेल्पलाइन भी इसमें चलाई। तो बच्चों को लेकर किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आई हैं? पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर हम इंटरनेट एडिक्शन की बात करें तो उसको मैं क्लासीफाई करना, कैटेगरीज में क्लासीफाई करना चाहूँगी, क्योंकि अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स मेरे पास आए। हेल्पलाइन चलाई, उसमें तो बहुत सारे आए थे। और जो क्लासिफिकेशन, सबसे पहले तो मैं जो साइबर सेक्स इंटरनेट एडिक्शन होता है दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड में जहाँ पे गेमिंग एडिक्शन आ जाता है। थर्ड में नेट एडिक्शन, ऑनलाइन एडिक्शन हो जाता है कि कुछ भी है, इंस्टाग्राम देखना है, रील्स देखनी है, कुछ और करनी है ना। और एक हो जाता है गैम्बलिंग एडिक्शन। और ये चीज़ें बच्चों में भी देखने में आई, टीनेजर्स में भी देखने आई। रिलेशनशिप एडिक्शन, दीज आर द 5 कैटेगरीज जिसमें मैं इसको
करूंगी। तो इस पीरियड में जो लॉकडाउन पीरियड, ये जो 2 साल पिछले निकले हैं, कोविड पीरियड निकला है, जहां इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, एक्सेस हर जगह गांव-गांव तक, छोटी सी ढानी तक भी पहुंच गया है, तो वहां पे भी ये चीज़ें बहुत नज़र आने लगी है। तो जहां साइबर सेक्स की बात होती है तो इट इज़ ऑल अबाउट पोर्नोग्राफी, कि उस तरह की साइट्स देखना, उनको सर्च करना, और एक बार बच्चा उसमें लग जाता है। स्पेशली टीनेजर्स के साथ ये बहुत हुआ है कि वो एक बार उसको देखने लगे हैं तो वही देखना है, और उस तरह का व्यवहार उनका आगे बढ़ना है, मास्टरबेशन बढ़ना है, जिसकी वजह से फिर से वो एकेडमिक्स से दूर हो जाते हैं। रिलेशनशिप एडिक्शन, जहां पे अपना आइडेंटिटी हाइड करके और आप सामने वाले को अप्रोच कर रहे हो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बहुत ज्यादा आई है और टीनेजर्स में स्पेशली आई। यहाँ तक कि मेरे पास तो एक ऐसा केस आया कि एक टीनेजर गुजरात से और एक टीनेजर अपने राजस्थान के किसी गांव से, और दोनों भाग गए। सिर्फ रिलेशनशिप उन्होंने अपना सर्च किया इंटरनेट पे उनकी बातचीत चलती गई, और बातचीत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दे आर नॉट, माइनर हैं वो, अभी वो 18 प्लस भी नहीं है, बालिग नहीं है, और वो भाग गए हैं अपने अपने घर से। फिर बड़ी मुश्किल से उनके घर वाले उनको ढूंढ कर लाए, उनको समझाया। लड़की मेरे पास आई थी ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको फिर डी एडिक्ट करना, ये भी तो नशा ही होता है एक तरह का, तो उसको फिर डी एडिक्ट करना। तो ये सारी चीज़ें, ये इंटरनेट एडिक्शन, रिलेशनशिप एडिक्शन इस तरह से चलता है, और इन सब के दुष्प्रभाव भी बहुत रहते हैं। गेमिंग, गैम्बलिंग, सट्टा लगाना है, क्रिकेट चल रहा है, कुछ और करना है, तो ये गैम्बलिंग वाला भी है। टीनेजर्स के अंदर ये भी चीज़ें देखी गई हैं। और नेट एक्सेस करने वाला जो छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखा गया, इनफैक्ट छोटे बच्चे, आई वुड से कि जो 10 साल के बच्चे हैं, 6 से 10 के बीच में, उनको भी कई बार पेरेंट्स ने इस तरह के सीन्स देखते हुए पकड़ा है, विच इज़ नॉट करेक्ट। उस उम्र में अगर उनको एक्सपोजर मिल रहा है तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, और बाकी कार्टून देखना या कुछ और करते रहना, वो तो बहुत कॉमन है। अब जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, और आप मुझे बोल रहे थे कि कैसे पता पड़ता है, तो जब बच्चा या कोई भी टीनेजर चाहकर भी अपने फ़ोन से अपने आप को दूर नहीं रख पाता है, वो एक ग्रुप में बैठा है लेकिन फिर भी उसको अकेलापन महसूस हो रहा है, और वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा है, अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा है, या कोई सोशल स्टेटस चेक कर रहा है। छोटा बच्चा, अगर उससे फ़ोन दूर कर दिया जाए या टीनेजर से फ़ोन दूर कर दिया जाए, तो इरिटेशन उनके अंदर झलकता है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी नज़र आती है, गुस्सा नज़र आता है। वो सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करते हैं, दोस्तों से बात करना अवॉइड करते हैं, फैमिली मेम्बर्स से बात करना अवॉइड करते हैं, सोशल फंक्शंस में जाना अवॉइड करते हैं। शादी है, कुछ भी है, कि हम क्या करेंगे जाके, हम वो भले और उनका फ़ोन भला। तो ये चीज़ें उनमें बहुत देखने में मिली है। नींद उनकी कम हो जाती है, डाइट या तो ज़्यादा खाना खाने लगते हैं या तो फिर अवॉइड ही कर देते हैं, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। तो जनरली दीज आर द फीचर्स जिसको देख के अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों में ये चीज़ें देख रहे हैं, तो वो महसूस कर सकते हैं कि दैट कैन ऑल्सो बी द रीज़न ऑफ इंटरनेट एडिक्शन, कि उसकी वजह से दुष्प्रभाव है ये। बिल्कुल, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इस समस्या से परेशान तो हैं, वो इस एडिक्शन को छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किस तरह से वो अपने बच्चों को समझा सकते हैं, या इस समस्या से लड़ने के लिए किस तरह से साइकोलॉजिस्ट की हेल्प जो ले सकते हैं, इसको लेकर आप क्या देखती हैं, क्या अवेयरनेस है पेरेंट्स में? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो फीचर्स मैंने आपको बताए अभी, वो पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि बच्चे का स्लीप पैटर्न क्या है, गुस्सा क्या है। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आइसोलेशन बढ़ जाता है, बच्चे का एकाकीपन बढ़ जाता है, तो जो चीज़ें देखने में आती है कि बच्चा कभी कभी एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको ऑब्सेशन हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी जिसे हम बोलते हैं, ऑब्सेशन हो जाता है, और कभी कभी वो पैनिक भी हो जाता है अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलती है या इंटरनेट नहीं मिलता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपने बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं तो आप उसका टाइम लिमिट तय करके रखें। दूसरा, टीनेजर्स खुद भी अगर अपने आप को इस चीज़ से, बिकॉज टीनेजर्स इतने समझदार तो हो ही जाते हैं कि हमें अगर किसी चीज़ से दूर रहना है तो कैसे रहें। 16-17 साल का जो
एडोलेसेंट है, किशोर है या किशोरी है, वो इस चीज को समझ सकते हैं। तो आप अपने लिए एक सेल्फ अपने फ़ोन के अंदर या पेरेंट्स बच्चे फ़ोन के अंदर एक ऐसा ऐप आता है जिसे इंस्टॉल करें जो आपके टाइम कंजम्पशन को बताता है कि आपने कौन से ऐप में कितना टाइम दिया, प्लस वो आपको कंटिन्यूस रिमाइंडर्स भी देता है कि आपने इतना टाइम 10 मिनट ऑलरेडी स्पेंड किए हैं, आपको इस ऐप से बाहर जाना है। वो वाले रिमाइंडर्स और रिमाइंडर्स बाहर से भी हम ले सकते हैं, जैसे उनके लिए अलार्म सेट कर दिया। किसी भी बच्चे को, आप छोटे बच्चे को फ़ोन दे रहे हो, अब एडिक्शन है, आदत है, एकदम से तो नहीं छूटेगी, एकदम से आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हो, और फ़ोन क्लासरूम या किसी भी एक्टिविटी के लिए देना होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनका टाइम सेट करें, अलार्म सेट करके रखें। फ़ोन के अंदर भी अलार्म होते हैं कि वो 10 मिनट बाद अलार्म अपने आप बज जाए, या बाहर अलार्म क्लॉक उसकी रहे और अलार्म अपने आप बज जाए कि हाँ मैंने इतना टाइम या आपने इतना टाइम कर लिया है, नाउ गिव इट। इन दैट केस आप डायरेक्ट उस अलार्म से पूछने के बजाय बच्चे के लिए आप अगर उसको 15 मिनट के लिए फ़ोन देते हैं तो आप 10 मिनट पे भी अलार्म लगाएं, 12वें मिनट पे भी अलार्म लगाएं, और उसके बाद 15 मिनट पे। सो दे हैव 3 रिमाइंडर्स। वन थिंग दिस कैन बी डन। सेकेंड थिंग कि बच्चे का जब हम फ़ोन की बात कर रहे हैं तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके पास वो रबर बैंड्स, हमारे रबर बैंड्स होते हैं जनरली स्वीट बॉक्सेस, मिठाइयों के डब्बों पे कई जगह लगे जाते हैं। वो बड़े रबर बैंड्स बच्चे के रिस्ट में पहनाते हैं, या टीनेजर अपनी रिस्ट पे पहन ले। एंड एवरी टाइम जब भी एक अर्ज आती है कि मुझे ये इंटरनेट देखना है, फ़ोन उठा के देखना है, तो इट इज़ जस्ट अ सिंपल रिमाइंडर कि उसको पुल करो और छोड़ दो। ठीक है, वो थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर होगा कि पेनफुल रहेगा, बट दैट विल गिव अ मैसेज टू द ब्रेन कि नहीं, फ़ोन नहीं देखना है और उस तरफ नहीं जाना है। क्योंकि जब बच्चा फ़ोन का यूज़ और इन सब चीज़ों का यूज़ इतना अत्यधिक करने लगता है तो उसका मेमोरी में भी अफेक्ट पड़ता है। इट इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन, मेमोरी पे अफेक्ट पड़ता है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भूलने लग जाते हैं, उनका रूटीन, और इस चक्कर में बहुत बार वो अपनी क्लासेस मिस कर देते हैं या अपने रिलेशनशिप्स उनके टूट जाते हैं कि मम्मी से, पापा से, भाई आया है, बुआ आई हैं, कोई और आया है, नहीं बात करना है। दे कट डाउन देयर रिलेशनशिप्स। एंड अडल्ट्स में तो कभी कभी होता है कि दे इवन लूज देयर जॉब्स, एडिक्शन जब हो जाता है तो उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। पेरेंट्स टाइम लिमिट फ़ोन का भी करें कि आफ्टर 8 बच्चों से फ़ोन ले लें और अपने पास ही रखें, टीनेजर्स से भी, ताकि उनका जो नाइट स्लीप है, स्लीप पैटर्न हम इम्प्रूव कर सकें। इंटरनेट एडिक्शन की बात करते हैं तो ऐसी खबरें भी सामने आई है कि पिता ने अगर फोन छीन लिया तो उनके ऊपर हमला किया बच्चे ने। उसके अलावा हम देखते हैं कि गेम जो था, गेम का अंतिम पड़ाव जो था वो एक अपनी खुद की जान दे देना था। हमने जोधपुर में ही कुछ महीने पहले ये देखा था, हमारे जोधपुर में ही, कि वहां पर जो है बच्ची जो है वो कायलाना झील जो है वहां जाकर छलांग लगा देती है। तो ये जो सारे एडिक्शन या गेम्स वगैरह सामने आए हैं, इन पर क्या कुछ कानूनन भी होना चाहिए ताकि इन एडिक्शन से बच्चे दूर रहें? कानून से पहले सबसे पहले तो घर में ही एक नियम बना लेना चाहिए। पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर वो कुछ छीन रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो उनको एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। तो बच्चे का रूटीन अगर वो सेट करते हैं कि ये टाइम आपको रहना है, इतना टाइम आपका खेलने का है, ये टाइम आपका ड्राइंग पेंटिंग का है, ये टाइम आपका डांस का है, ये टाइम आपका एकेडमिक्स का है, पढ़ाई का है, और फिक्स्ड उसका रूटीन है, और उनका भी इन्वॉल्वमेंट है बच्चों के साथ। एक तो होता है कि बस आपको बोल देना है कि जाओ तुम ये करो, एक होता है कि आओ बेटा अपन ये करें, साथ में बैठे। जो ग्रुप, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि पेरेंट्स खुद उनके साथ में आए। बिल्कुल। तो ये इसका क्या प्रभाव हो सकता है कि पेरेंट्स खुद उनके साथ आए इस एडिक्शन को छुड़वाने? हाँ, तो जब पेरेंट्स रोल मॉडलिंग करते हैं, बेसिकली बच्चों के लिए रोल मॉडल पेरेंट्स होते हैं। अगर बच्चा अपने पेरेंट्स को देख रहा है, अगर अपने पापा को देखता है कि पापा खाना खाते खाते फ़ोन अपना चेक कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस वर्क ही क्यों ना कर रहे हों, बट खाना खाते खाते भी उनके पास उनका फ़ोन है, उनका लैपटॉप है, या मम्मी भी बैठी ज़रूर हैं बच्चों के साथ, लेकिन अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे है, या अपने कुछ सीरियल्स देख रही है, नेटफ्लिक्स पे कुछ भी है, तो बच्चे के ऊपर यही मैसेज जा रहा है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम साथ में बैठे हैं तो एक दूसरे को देख कर बात करें, हम अपने फ़ोन के साथ साथ भी बाकी काम कर सकते हैं।
दैट इज व्हाट अ चाइल्ड डेवलप्स देन। वो भी फिर वही होगा कि फोन के बिना खाना नहीं खाना है, फोन के बिना ये नहीं करना है, फोन चल रहा है, माँ आके बात कर रही है, पिता आके बात कर रहे हैं और उनका फोन लगातार चल रहा है। तो फोन टाइमिंग्स पेरेंट्स को भी अपने फिक्स करने पड़ेंगे एंड दे हैव टू मेक श्योर कि जब वो बच्चों के साथ हैं तो बच्चों के साथ आई कांटेक्ट बना के बात करें, फोन में देखकर बात ना करें उनसे। ये चीज़ पहली बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि पेरेंट्स जब मैंने जैसे सब्स्टिट्यूट वाली बात करी, तो अपना इन्वॉल्वमेंट जस्ट नॉट इन कॉन्वर्जेशन बट इन ऑल द एक्टिविटीज़, कि हम लोग कुछ खेल रहे हैं, ग्रुप फैमिली गेम हो गया, सब साथ मिलके कैरम खेल रहे हैं, सब साथ मिलकर कुछ और कर रहे हैं, हंस रहे हैं, साथ बैठ के मूवी कर रहे हैं, तो दे कैन हैव अ मूवी टाइम कि एवरी सैटरडे, संडे छुट्टी रहती है, सैटरडे को चलो हम पूरी फैमिली साथ में बैठ के मूवी देख लेते हैं अपने पसंद की। ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे और बच्चों के साथ जब कनेक्शन बनाएंगे तो बच्चा खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स बता पाएगा कि अगर ये है तो मैं इस प्रॉब्लम से हूँ, इधर फंस गया हूँ, और अपने इंटरनेट वाले जो इश्यूज से उससे भी बाहर आ पाएगा। जिस तरह से गैम्बलिंग वगैरह जैसे गैम्बलिंग से होता है यहाँ पर, हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर यहाँ पर सामने आया है और बच्चों पर प्रभाव पड़ा है। हम बच्चों के प्रभाव की बात करें मनीषा जी, तो इसमें एक बड़ा उनकी लैंग्वेज को लेकर भी जो है बहुत बदलाव आया है कि पहले उनकी लैंग्वेज अलग तरह से हुआ करती थी, लेकिन अब वो फ्रिक्वेंटली बदल रही है। वो स्कूल में, वो घर में, उनको लगता है कि यही सही है। तो इसको किस तरह से अवॉइड किया जाए, या अवॉइड नहीं, इसको किस तरह से ठीक किया जाए, मैनेज किया जाए? तो सबसे अगेन रोल मॉडलिंग वाली बात कि पेरेंट्स क्या यूज कर रहे हैं। आजकल जो टीनेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्लैंग वर्ड्स यूज करते हैं और इट हैज बिकम अ स्टाइल स्टेटस फॉर देम कि तो हम बहुत स्टाइलिश हैं तो हम कोई भी लैंग्वेज बात करेंगे। अब्यूजिव लैंग्वेज भी अगर वो लोग बात करते हैं, अभद्र शब्द काम में लेने लगे हैं, जो कि पहले बोलने से एक जो पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में या अडल्ट्स और टीनेजर्स के बीच में जो पहले एक रेस्पेक्ट का लेयर रहता था कि हम उनके सामने ये शब्द काम में लें कि नहीं लें, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और उसका रीज़न है ओवर एक्सपोजर टू एनीथिंग। पेरेंटिंग स्टाइल भी थोड़ी बदलती जा रही है। अभी पेरेंट्स इजीली अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, अच्छा ये चाहिए चलो ये दे दिया, चलो ये अच्छा ये चाहिए ये दे दिया। तो जहाँ बच्चों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है किसी चीज़ को लेने के लिए, तो उनको उसका वैल्यू समझ नहीं आता है। जो भी चीज़ें इजीली प्रोवाइड हो जाती है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, एंड उससे वो अपनी जो पोलाइटनेस है, वो जो अपनी डिसेंसी है, उसको खत्म उनकी होती चली जाती है। इंटरनेट, गेमिंग, ये सारी चीज़ों से बच्चे को क्या मिलता है, एक रिवॉर्ड मिलता है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पर एक ग्रेटिफिकेशन अंदर से कि हाँ हम जीत रहे हैं, हमें ये चीज़ मिल रही है, एंड दे लर्न थिंग्स। तो वो ग्रुप में होते हैं, सर्टेन ग्रुप में होते हैं, वहाँ बच्चे कुछ भी बात कर रहे हैं, अभद्र भाषा काम में ले रहे हैं और अपना साथ में उनका गेम चलता जा रहा है और वो विन कर रहे हैं। विन करते ही उनको एक रिवॉर्ड मिलता है और उस रिवॉर्ड से और उस हैप्पीनेस से क्या होता है, बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन जनरेट होता है। अब क्योंकि वो हार्मोन जनरेट हो रहा है विच गिव्स यू अ हैप्पी फीलिंग, तो उस हैप्पी फीलिंग के लिए वो और ज्यादा उसको करेगा। इस तरह से उसका इतना ज्यादा एडिक्शन होता है, इस तरह से उसकी लैंग्वेज भी चेंज होती चली जाती है। और जो चीज़ हम मैक्सिमम टाइम करते हैं वही चीज़ हम थोड़े टाइम के लिए किसी के सामने अगर बैठे होते हैं तो हमारे मुंह से निकल ही जाती है। दैट बिकम्स वन रीज़न ऑफ द लैंग्वेज चेंज कि वो इंटरनेट पे इतना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने एज ग्रुप के साथ, जहाँ वो किसी भी तरह की लैंग्वेज काम में लेते हैं तो वही लैंग्वेज उनके अडल्ट्स के सामने, अपने बड़ों के सामने, अपने टीचर्स के सामने भी निकल जाती है। तो वो जो एक लेयर है वो डिसेंसी, रेस्पेक्ट की, वो खत्म हो गई है। जी बिल्कुल। अब हम यहाँ पर बात करें एकेडमिक की, तो आफ्टर बिफोर कोरोना जो बच्चे एकेडमिक अच्छे थे, जो हमेशा अच्छा स्कोर करते थे, तो उनके लिए हम यहाँ पर देखते हैं स्कूल लेवल से भी इस तरह की शिकायतें हमने देखी है। पेरेंट्स की भी ये चिंता है कि एकेडमिक उनका 50% हो गया है, जो एकेडमिक वो स्कोर करते थे उसका 50% हो चुका है, तो एकेडमिकली उन्हें वापस कैसे लाया जाए? ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं एक्सेस नेट यूज करने की वजह से, जैसे हेडेक होने लग जाता है, मेमोरी प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसके अलावा जो बच्चों के अंदर जो स्टिमुलस, जो रेज निकलते हैं मोबाइल से या इनसे, उसकी वजह से हमारे जो
ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं उस पर भी फर्क पड़ता है, स्टिमुलेशंस पड़ता है। स्टिमुलेशन की वजह से धीरे 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 जैसे अल्कोहल है या किसी और तरह का नशा लेते हैं तो डिसीजन या किसी भी चीज़ का फैसला, डिसीजन लेने की क्षमता वो कम हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता कम हो जाती है। उसकी वजह से बच्चे के सामने वही मैथमेटिक का सम अगर या फिजिक्स में या साइंस में कुछ भी आता है तो जिस क्षमता से पहले वो सॉल्व कर लिया करते थे उतनी कुशलता से अब वो उस चीज़ को नहीं सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। तो दैट एफिशिएंसी डिक्रीजेस हमारे एक्सेस यूज ऑफ इंटरनेट की वजह से। तो उनका दिमाग फिर से कैसे उनको वापस लाया जाए उसी स्थिति में? ऑल दोज थिंग्स कैन बी रीवायर्ड। तो जैसे जैसे ब्रेन का कम होता चला जाएगा एडिक्शन, जैसे जैसे पढ़ाई के अंदर फिर क्या होता है ना, जब बच्चा लो परफॉर्मर हो जाता है हाई परफॉर्मर से, तो उसको ताने बहुत मिलते हैं, पढ़ता नहीं है, पहले तो इतने लाता था अब इतना नहीं लाता, ये नहीं करता है। तो दैट कंपैरिजन शुड नॉट बी देयर, क्योंकि मोबाइल एडिक्शन इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर नाउ। ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है, डिसऑर्डर हो गया है। तो उसके वजह से बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब कोई भी बच्चा अगर बीमारी से ग्रस्त है, मान लीजिए किसी के फ्रैक्चर हो गया है और फ्रैक्चर के बाद वो फुटबॉल खेलना शुरू करता है या अपना वॉकिंग भी शुरू करता है, तो उसको ग्रेजुअल टाइम लगता है। तो उसी तरह से बड़ों को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो मोबाइल एडिक्शन से ग्रस्त था और अब वो वापस बाहर आ रहा है, तो उसको भी वापस उस लेवल तक, अपने पहले वाले लेवल तक, उस क्षमता तक पहुंचने में वक्त लगेगा। तो वो वक्त आपको उनको देना पड़ेगा। पॉजिटिव ट्रीटमेंट और डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन बहुत ज़रूरी है। ताने नहीं मारे कि तू ऐसा करता था, देखा क्या हुआ, ये हुआ। रादर डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन एंड रिवॉर्ड्स मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि मटेरियलिस्टिक हो। आई डू नॉट फेवर दैट। मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड से फिर बच्चे की अपेक्षाएं और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर वर्बली भी कि हाँ ठीक है, कर रहे हो तुम, अच्छा कर रहे हो, करो और कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। चलो पिछले वाले टेस्ट में तुम्हारे अगर 10 में से 5 नंबर आए थे और इस बार अगर उसके 10 में से 6 नंबर आए, तो दैट कंपैरिजन शुड नॉट बी देयर। ये नहीं कि पहले तो 10 में से 10 लाता था, अब 10 में से 5 ला रहा है। अब क्योंकि उसका रिकवरी फेज चल रहा है, तो कंपैरिजन शुड बी कि अच्छा पिछली बार 10 से 5 आया और इस बार 10 से 6 आया, गुड, और अच्छा कर सकते हो। तो अगली बार वो 10 में से 7 लेकर आएगा, हो सकता है 8 ले आए, 10 में से 10 भी वापस आ जाएंगे। सो दैट रीवायरिंग हैपेंस विद दिस स्लो प्रोसेस। इस पूरे जो समस्या की हम बात करें, इसमें साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट और दवाइयां किस तरह से काम करती हैं? तो जब चीजों का बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है ना, किसी भी चीज का जब एक्सेस हो जाता है और वो जैसे गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चीजें बच्चा तोड़फोड़ करने लगता है। जैसे आपने अभी एक केस बताया था, बात करी थी डेथ वाली, जो सुसाइड कर लिया था। तो ये जब एक्सट्रीम स्टेट में जब पहुंच जाते हैं, तो पेरेंट्स को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसको घर में ही हैंडल करने की कोशिश करने के बजाय इट इज बेटर कि आप एक्सपर्ट के पास ले जाएं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, जहां वो असेस करके बता सकते हैं कि इसको साइकोथेरेपीज के साथ ही काम चलेगा या मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। सो इन दैट केस ही विल बी रेफर टू अ साइकाट्रिस्ट ऑल्सो। तो जहां जो इमीडिएट इसको हम क्राइसिस की सिचुएशन बोलेंगे, जो सुसाइड वाली सिचुएशन होगी, तो ये तरह की सिचुएशंस होती है, तो उसके इंटरवेंशंस प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। सो पेरेंट्स शुड नॉट डिले। और इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नहीं कवर अप कर पा रहा है बच्चा, तो बेटर टेक देम टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाट्रिस्ट। बिल्कुल। इस शो को हमने जिस सवाल से शुरू किया था, मैं आखिर में भी वही पूछना चाहूंगी आपसे कि पेरेंट्स क्या वाकई में आज भी शर्म करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास अपने बच्चों को ले जाने में, या कुछ अवेयरनेस आई है? आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी भी पेरेंट्स शर्म करते हैं अपने बच्चों को किसी भी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने में। उनको लगता है कि हमारा बच्चा पागल थोड़ी है कि हम इसको किसी साइकाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। पागलपन नहीं है, लेकिन सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिमाग भी शरीर का हिस्सा है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है तो ब्रेन में क्यों नहीं हो सकती है? और अगर हार्ट की प्रॉब्लम के लिए आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए साइकाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर अन्य समस्याओं पर जब हम बात करते हैं तो उसके मुताबिक हम अपना डॉक्टर चुनते हैं, तो क्यों न हम अपनी मानसिक बीमारियों के लिए या दिमाग में जो कुछ भी गलत चल रहा है उसके लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद क्यों न लें, और खास तौर से अपने बच्चों के लिए और खुद अपने भी दिमागी जो स्वास्थ्य है उसका अपना ख्याल रखें। बेहद शुक्रिया मनीषा जी, इस शो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली बार ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।